सब कुछ खुला, कोरोना को मौका मिला। पूरी क्षमता से स्कूल खुले, सामने आई बड़ी चिंता। ऑनलाइन क्लासेस हुई बंद, बच्चों का स्कूल जाना हुआ जरूरी। जयपुर में एक ही दिन में 3 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। त्योहारों में धूमधाम, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भीड़ भाड़। 9 नवंबर से लेकर मंगलवार तक जयपुर में कुल 54 केस मिले। सावधानी बेहद जरूरी, बज गई खतरे की घंटी। खबरदार, आगे खतरा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। कोरोना का ग्राफ फिर चिंता में डाल रहा है। सेहत की चिंता तो है ही, चिंता यह भी है कि बाजार, स्कूल, प्रतिष्ठान, जिम, शादी समारोह के वेन्यूज और भी काम धंधे को खुले हुए जुमा 4 दिन हुए हैं और कोविड के फिर से सिर उठाने की आशंकाएं बढ़ने लगी हैं। जहां महीने भर पहले हम कोविड फ्री स्टेट के कयास लगा रहे थे, वहीं अब एहतियातों की याद दिलानी पड़ रही है। वैसे कोरोना की दूसरी लहर के बाद वैक्सीनेशन ड्राइव ने बेशक हमारे और इस महामारी के बीच एक बचाव की दीवार खींची है, लेकिन बहुत लोग अभी तक वैक्सीन को लेकर अनमने हैं या दूसरी डोज को जरूरी नहीं मानने वाले भी हैं। सीरो सर्वे कहता है कि बहुतों में वैक्सीन से डेवलप हुए एंटीबॉडीज अब नहीं है। कोरोना संक्रमितों में भी बहुत ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन ली हुई है। लेकिन एक बात निरपवाद रूप से सही है कि वैक्सीन ने इस मर्ज की इंटेंसिटी को बहुत कम कर दिया है। तो करीब सभी तरह की पाबंदियां ढीली हो जाने के बाद हम कहां खड़े हैं और किस दिशा में जा रहे हैं, आज इस पर बात होगी प्राइम डिबेट में। इन सवालों के जरिए कि कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या क्या संकेत देती है, क्या जरूरी एहतियात के बिना ढिलाई घातक साबित होगी, और वैक्सीन से पहले स्कूल्स का ऑनलाइन का विकल्प खत्म करना कितना सही है। राजेंद्र मेघवाल साहब हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। मुकेश कुमावत जी हैं, स्कूल शिक्षा परिवार की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ। मुकेश कुमावत जी हैं और सुशील शर्मा जी हैं हमारे साथ। आप अभिभावकों का प्रतिनिधित्व इस बहस में कर रहे हैं और सुप्रसिद्ध डॉक्टर SD शर्मा जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सुशील जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। ये आपको बधाई देने का विषय है या चिंता जगाने वाला? सुशील जी। जी, ये चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए जो स्कूल की ओपनिंग के से पहले जो है गवर्नमेंट ने एक कोविड एडवाइजरी कमेटी बनाई थी, जिसके अंदर SMS के जो सीनियर मोस्ट जो डॉक्टर्स थे उनसे सजेशंस लिए गए थे। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली ओपनली कहा था कि बच्चों के बिना वैक्सीनेशन के स्कूल ना खोले जाएं, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी रिकमेंडेशंस को रद्दी की टोकरी में फेंका और स्कूल को खोला। और ये जो इसके अंदर जो SOP बनाई गई है, जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि शायद ये किसी मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने या तो उस पर वर्कआउट नहीं किया और या फिर गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं था। जो SOP बनाई गई है वो साइंस की जगह मेरे ख्याल में कॉमर्स पे बेस्ड है। शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट को कॉमर्स की ज्यादा चिंता है, यानी स्कूलों को खोलने की ज्यादा चिंता है, स्कूल वालों के पास पैसा अचानक से एकमुश्त आ जाए उसकी चिंता ज्यादा है, उनको साइंस से कोई लेना देना नहीं है। साहब, ये तो आपने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। जी बिल्कुल। और आप जागरूक अभिभावक हैं, हो सकता है आपके पास जानकारी हो, लेकिन ये घटना कब की है? ये रिपोर्ट कब आई थी? SMS के डॉक्टर्स ने जब ये कहा कि साहब स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए, इसको जरा सार्वजनिक करिएगा, या बताइए राजेंद्र मेघवाल साहब को कि कब आई थी वो। मेघवाल साहब इस बात का जवाब देंगे। बोलिए मेघवाल साहब। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जो है SMS के जो डॉक्टर है, इसके लिए पूरा पैनल बनाया गया था। एक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह थे और दूसरे, जहां तक मेरे को ध्यान है, डॉक्टर सुधीर भंडारी थे, या हो सकता है मैं नाम उनका स्किप कर रहा हूं, लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का तो मुझे पूरी तरीके से नाम ध्यान है। उनसे बाकायदा रिकमेंडेशंस ली गई थी और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा था कि बिना बच्चों के वैक्सीनेशन के स्कूल खोला ही नहीं जाए। और गवर्नमेंट ने उसको क्यों ध्यान नहीं दिया, ये मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा है, और ये शायद हो सकता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा बेटर बात है। मेघवाल साहब बोलिए। देखिए सर, ये पूरा का पूरा जो मतलब
कोविड गाइडलाइन के अंदर जो है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ही जो एसओपी राज्यों को जारी की जाती है उसी के अनुरूप ये सारी कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा कि पिछले दूसरी लहर के दौरान भी और उसके लहर के बाद में भी दूसरे राज्यों में शादी की सीमाएं हमसे ज्यादा थी वहां पर, इसलिए हमारी यहाँ का शादी का पूरा जो वो है कारोबार वो दूसरे राज्यों में चला गया। आप देखेंगे कि स्कूलों को खोलने की बात है, जहां तक दिल्ली और आज राजस्थान के अंदर काफी जितने भी बड़े स्टेट हैं सबसे कम सक्रिय एक्टिव रोगी हैं, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा से लोगों की जान और माल की या उनकी जो जीवन है उसको सबसे सर्वोपरि रखा। तो ये जो शादियों के या जो आयोजन थे उसके लिए भी रिलैक्सेशन जो दिया ये दिवाली के बाद में दिया गया, ठीक है। उसके अलावा स्कूलों को जो खोलने का भी वो था उसके अंदर भी लगातार ये निजी स्कूल शिक्षण संस्थान और उसमें भी ये शर्त रखी गई थी कि अभिभावकों की कंसेंट के बिना किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा। और आपने देखा होगा कि जैसा कि मौसम बदलता है तो उस दौरान वायरल और दूसरी तरीके की मौसमी बीमारियां भी होती है, तो सरकार ने इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखा कि भाई बच्चों के ऊपर अननेसेसरी रूप से दबाव ना हो, उनके पढ़ाई का कोई हर्जा ना हो, इसके लिए लगातार जो आपकी ऑनलाइन एजुकेशन है उसको लगातार, और राजस्थान ने ऑनलाइन एजुकेशन में पूरे देश के अंदर बेहतर काम किया है। तो यहाँ ये कहना कि राजस्थान ने ध्यान नहीं दिया तो ये बात बिल्कुल गलत है और तथ्यहीन है, क्योंकि पूरे देश के अंदर सबसे बाद स्कूलों का या छोटे बच्चों का स्कूल खोलने का फैसला राजस्थान में हुआ और सबसे बाद में शादियों के अंदर भी जो मतलब मेहमानों की सीमा बढ़ाने का फैसला वो राजस्थान में हुआ। तो राजस्थान सरकार अपने मतलब राजस्व या अपने हितों के बजाय लोगों के जो स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानती है और उसके लिए निश्चित रूप से मैं आपको आज का आंकड़ा बता दूं, राजस्थान के अंदर पहली डोज करीबन 4 करोड़ 29 लाख लोगों को लग चुकी है और दोनों डोज करीबन 2 करोड़ 17 लाख लोगों को, और राजस्थान की रिकवरी रेट भी 99.05% है। तो ये पूरे देश में सबसे बेहतर है रिकवरी रेट। तो यहां ये बात कहना कि सरकार ने बेहतर प्रबंधन किया, इस बात की माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार तारीफ कर चुके थे और ये तारीफ नहीं, हम इसको अपना दायित्व समझते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस दायित्व को बखूबी निभाया। मेघवाल साहब, देखिए इस देश में अगर किन्हीं दो नेताओं ने सबसे ज्यादा कोविड को लेकर के प्रोएक्टिव रोल निभाया है तो वो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हैं। हर मंच पर कहते हैं, आज भी उन्होंने, आज ही क्या रोज उनका ये बयान आता है, ये अपील आती है कि मास्क जरूर लगाएं, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहें। लेकिन कहाँ क्या कुछ छूट गया है उस पर मैं आगे आता हूँ। पहले कुमार साहब, क्या अनुभव रहा स्कूल खोलने का, आपसे पूछ लूं फिर आगे बढ़ूँ। बोलिए कुमार जी। देखिए जेपी शर्मा जी, पहले तो इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा आपको इस चैनल के माध्यम से कि स्कूलें सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही खुली हैं और कोरोना जैसी महामारी अब हमारे जीवन में घर कर चुकी है। एक ऐसी महामारी है, इसका सिर्फ शीर्ष नेतृत्व चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जब तक इसकी पूर्ण रूप से किसी प्रकार की गाइडलाइन की जो भी गाइडलाइन आ रही है उसकी हम पूर्ण रूप से पालना कर रहे हैं। लेकिन अगर अभिभावकों का जैसे इनका कहना है कि आप देखिए बच्चे बहुत शिक्षा से इतना वंचित हो रहे हैं, 2 साल से बच्चों का जो भविष्य है वो बिल्कुल ऑनलाइन क्लास से बच्चे बिल्कुल सीख नहीं पा रहे हैं। जैसे ही हमारे पास अगर बच्चे आ रहे हैं, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है उनके बच्चों के साथ कि बच्चा बिल्कुल भी मतलब जिस क्लास को बच्चे को नर्सरी क्लास में पढ़ना होता है वो आज फर्स्ट क्लास में जाके एडमिशन ले रहा है, फिर भी उसको 3 साल का कवर करवाना ये ऑनलाइन क्लासेस से संभव नहीं हो पा रहा था। और हम लोग जब स्कूल खोल रहे हैं तो अभिभावक जो स्कूल में है हमारे, उनसे हम लोग बाकायदा शपथ पत्र ले रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनके अनुसार हम स्कूल में बच्चों को बुला रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 3 घंटे के लिए हम लोग अभी स्कूलें संचालित कर रहे थे। अभी कुछ दिनों से आदेश आया कि फुल जो स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन 3 महीने से हम लोग 3 दिन से पूर्व जो भी स्कूल का गाइडलाइन थी उससे पहले हम लोग इसी चीज फॉलो कर रहे थे कि 3 दिन सप्ताह में 3 दिन 3 घंटे के लिए स्कूलें संचालित की जाती और वो भी 50% स्टूडेंट के साथ। जी, आपने ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर इतना बड़ा सवाल उठा दिया कि ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई नहीं हो पाती थी, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस जरूरी हो गई थी। इसका मतलब 1.5 साल से बच्चे जख मार रहे थे क्या? नहीं सर, ऑनलाइन क्या था? ऑनलाइन क्लासेज किसी भी शिक्षा के लिए विकल्प नहीं हो सकता है। ऑनलाइन क्लासेज एक चलिए ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन दूसरा मुझे ये बताइए कि सरकार की प्रोटोकॉल में एसओपी में क्या ये भी लिखा हुआ था क्या कि आप जो गाइडलाइन बच्चों को भेजेंगे, आपके यहाँ से जो पत्र बच्चों के घर पे जाएंगे, जो आज मुझे किसी ने दिखाया किसी स्कूल का, उसमें पहली लाइन लिखी हुई थी कि कोविड प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन किया जाएगा जो कि निम्नलिखित है। पहली उसमें स्कूल यूनिफॉर्म में आना जरूरी होगा। भाई स्कूल यूनिफॉर्म एक पीपीई किट है,
स्कूल यूनिफॉर्म में आना क्यों जरूरी होगा? इस 1.5 साल में लोगों की कमर टूट गई है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। अगर कोई यूनिफॉर्म खरीदने लायक नहीं है तो पहली बात ये है कि यूनिफॉर्म में आना जरूरी होगा। क्यों नहीं, यूनिफॉर्म बचाती है क्या कोरोना से? नहीं, यूनिफॉर्म पीपी किट है कि यूनिफॉर्म है? नहीं, यूनिफॉर्म नहीं बचाती है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के जो ऐसा कुछ स्कूल्स हैं जो इस चीज के लिए, तो वो हम उनकी निंदा करते हैं कि ऐसे स्कूल्स हैं जो अभिभावक के साथ जो इस कोरोना महामारी में साथ नहीं दे रहे हैं। हमने पहले भी ये हमारे संगठन के माध्यम से सभी अभिभावकों को, स्कूलों को हमारी गाइडलाइन जारी की, अभिभावकों को हमने कहा है कि इस साल किसी भी अभिभावक को यूनिफॉर्म के लिए, बुक्स के लिए या किसी भी ऐसी चीज के लिए, अदर एक्टिविटीज के लिए परेशान नहीं किया जाए, ताकि अभिभावक उससे परेशान हो, क्योंकि हम मध्यम दर्जे के स्कूल्स हैं। अब ऐसा जब मांग करने के लिए आप लोग इकट्ठा होकर के संगठन बना करके सरकारों के पास जाते हैं, कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं, तो यह भी सुनिश्चित आपको करना चाहिए कि आपके कोई सदस्य आपके संगठन के नहीं हो, 10 तरह के संगठन हैं, तो कम से कम आप लोगों को इस बात को लेकर जागरूक होना चाहिए कि किसी स्कूल की वजह से अगर बदनामी हो रही है तो पूरे संगठन की बदनामी होती है। लोग ये नहीं कहते कि फला स्कूल में ऐसा हो गया। साहब, प्राइवेट स्कूल तो लूटते हैं, लोग तो यही बोलते हैं ना। इस बात की भी चिंता आप लोगों को करनी चाहिए ना। एस.डी. शर्मा जी, बात जहां से शुरू हुई जी, एस.डी. शर्मा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही होगी डॉक्टर साहब, कि वैक्सीन से पहले बच्चों को स्कूल भेजना क्या जोखिम भरा था, लेकिन अब यहां व्यावहारिक बात यह भी क्या नहीं देखी जानी चाहिए थी? दोनों पक्ष देखने चाहिए, और आप एक्सपर्ट हैं इसलिए मैं आपकी राय चाहूंगा। देखिए, बहुत अच्छा। पहली बात तो यह है कि कोविड फ्री स्टेट जैसी स्थिति हो गई थी 15-20 दिन पहले। अब ये जो वापस कोरोना के जो मामले बढ़े हैं, जिसमें स्कूल तो 3 दिन हुए खुले हुए, 3 दिन 4 दिन हुए हैं आज। उससे पहले त्यौहार आए, उससे पहले बहुत सारे ऐसे आयोजन हुए जिसको हम दारोमदार जिनके ऊपर डाल सकते हैं कि इस वजह से बढ़ गए कोरोना के केसेस। लेकिन स्थिति ये थी कि आज से साल भर पहले, 6 महीने पहले दूसरी लहर के दौरान जो डर था, वो डर उस तरह का नहीं रहा, उस तरह की स्थितियां नहीं रही। तो सबका मन ये हो गया था कि बच्चे अब घर में रहते रहते ऑनलाइन पढ़ाई में उनका मानसिक विकास नहीं होता, उनको संगत नहीं मिलती, क्लास नहीं मिलती, क्लासमेट्स नहीं मिलते, स्कूल का माहौल नहीं मिलता, उनका रूटीन बिगड़ जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक तो ये था। दूसरा पक्ष ये है कि वैक्सीन को लेकर के खबरें आती रहती हैं कि 1 महीने में आ जाएगी बच्चों की वैक्सीन, फला कंपनी ने बना ली बच्चों की वैक्सीन, 2 महीने के अंदर अंदर सारे बच्चे वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, कुछ पता नहीं कब तक आएगी वैक्सीन। तो ऐसी स्थिति में ये क्या एक जोखिम है बच्चों को स्कूल भेजना, यह वक्त की जरूरत है? एस.डी. शर्मा जी। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये बहुत ही अच्छी डिबेट भी है समय की। देखिए, स्कूल जाना बहुत जरूरी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सबसे पहले बच्चों का स्वास्थ्य। बड़ों, आपने देखा होगा पिछली 2 लहरों में बड़े तो या तो इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो, या उनको सबको वैक्सीन लग चुकी है। मैं बताऊंगा कि अगर 60% से ज़्यादा क्षेत्र में लोगों को, एलिजिबल लोगों को अगर वैक्सीन लग गई है, तो वो सेफ एरिया माना जाता है, वहाँ स्कूल खोले जा सकते हैं विद सर्टेन लिमिटेशंस। वो लिमिटेशन ये है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हर घर में फॉलो करेंगे घर वाले। वो ये ना सोचे कि उनको एक बार वैक्सीन लग गया तो हमको तो नहीं हो सकता, ये गलत धारणा है। जिनको वैक्सीन लग चुकी है अडल्ट को, उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है, हालांकि वो सिम्टम बहुत ज़्यादा नहीं होंगे उनको, और हो सकता है कि वो उनको पता नहीं लगे और वो एक जुकाम खांसी की तरह उनको होगा। लेकिन वो बच्चों को तो दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो हमारे हैं अभी 18 साल तक के, उनके वैक्सीन अभी तक किसी को भी नहीं लगी है। और मैं समझता हूँ दिसंबर में शायद चालू हो जाए, आपने सारी गाइडलाइंस ही हैं। तो ये तो सही बात है कि जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लग गया है सबको, तब तक उनको नहीं भेजा जाना चाहिए। लेकिन अब ये भी बात सही है कि ऑनलाइन क्लासेज, इसमें कोई दौरा नहीं, ऑनलाइन क्लासेज भी एक विकल्प है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो कनेक्टिविटी है हमारे गांव में, तो लोगों के पास कंप्यूटर ही नहीं है, लोगों के पास मोबाइल्स नहीं है, बच्चों के पास जो अपने, तो वो एक समस्या है कि आपके पास स्मार्ट जब फोन नहीं है, टेलीफोन नहीं है। मेरी बाई हमारे यहाँ काम करती है, उनके बच्चों के पास नहीं है, तो मैं पूछता था फिर क्लासेज, बोले साहब कुछ नहीं करती है, नहीं ये नहीं पढ़ पाते। तो ऐसी जरूरत भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सर्टेन कंडीशंस है। मैं समझता हूँ स्कूल में स्ट्रिक्ट फॉलो करना चाहिए। पहले तो घर में करें घर वाले कि बच्चे मास्क लगा के भेजें, लेकिन वो तो हटा देंगे, हम जानते हैं कि बच्चे लगाएं या नहीं लगाएं, वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे या नहीं करेंगे, ये उन पे हम विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन हम बड़ों को, हम अभिभावकों को, हमको स्कूल टीचर्स को, स्कूल के वर्कर्स को, भाइयों को, सबको ये ध्यान रखना है कि उन बच्चों को किसी भी तरह से लग नहीं पाए कोरोना। उसके लिए हमें कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हम सबको मास्क लगाना चाहिए, डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। और मैं बताऊंगा कुछ गाइडलाइन जो मोटी मोटी हमारी इंडियन एकेडमी, जैसे अभी कह रहे थे कि स्कूल के डॉक्टर्स ने वो बनाई थी पहले गाइडलाइंस, तो समझ ये अपडेट होती रहती है समय समय पर। हमारी बच्चों की जो एकेडमी है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो इंडिया की सर्वोच्च एक संस्था है बच्चों के कल्याण की, वो कह रही है कि जिस एरिया में अगर 60% से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीन लग चुकी है,
तो वहाँ स्कूल खोले जा सकते हैं विद सर्टेन लिमिटेशंस। सेकेंडली, बिल्कुल। जिस एरिया में 1 लाख बिल्कुल। अब पॉपुलेशन, इसके सबके बीच में व्यावहारिक रास्ता हमको चुनना पड़ेगा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं 1 आप। लाख पॉपुलेशन, क्योंकि करीब 2 महीने पहले ये ICMR का ही सुझाव ये आया था कि स्कूल अब खोल दिए जाने चाहिए बच्चों में, और उन्होंने तो सुझाव ये दिया था कि प्राइमरी स्कूल्स को पहले खोलना चाहिए, अपर प्राइमरी को, मिडिल स्कूल्स को और हायर सेकेंडरी को बाद में खोलें, लेकिन प्राइमरी को खोल सकते हैं क्योंकि उन छोटे बच्चों में एंटीबॉडीज ज्यादा होती है। मैं वापस आता हूँ डॉक्टर साहब आपके पास में। साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कुमार जी कि ऑनलाइन क्लासेज आप लोग क्यों बंद कर रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति विकल्प चुनना चाहता है ऑनलाइन का, वो किसी भी कारण से अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता, वो खतरा देखता है, वो सक्षम है, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेज आप लोग क्यों बंद कर रहे हैं? नहीं सर, ऑनलाइन क्लासेज किसी भी चीज का विकल्प हो सकता है, समाधान नहीं हो सकता। अरे समाधान नहीं हो सकता, आदर्श में जाकर के मत करिएगा, ऑनलाइन क्लास बंद कर दीजिएगा। आज तो जरूरत है वक्त की, नहीं वक्त की जरूरत और है। मेघवाल साहब, आप जो फरमा रहे हैं ये बात कहीं नहीं कही गई है कि ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प जारी रहेगा। SOPs में ये कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं स्कूल, ये नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस का आपको विकल्प खुला रखना पड़ेगा। मेघवाल साहब, देखिए JP शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि जहां तक राजस्थान सरकार का निर्देश है, ये जो निजी शिक्षण संस्थान और अभिभावकों के बीच का ये डिसीजन है, वो पूरा का पूरा जैसे फीस वगैरह जो चार्ज करते हैं उसके अंदर अभिभावकों का पूरा उनका अधिकार है कि वो स्कूल से इस बात की मांग कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं आपको सुन लीजिए एक मिनट। नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज है। दूसरी मैं बात प्रोटेस्ट करता हूँ। ये कैसे मैटर हो गया पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट के बीच का? गवर्नमेंट क्यों बैठी है? सुन लीजिए ना, गवर्नमेंट क्यों बैठी है? मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान सरकार की, आप पूरी बात नहीं सुनते, उसके बीच में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। राजस्थान सरकार पूरी की पूरी ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि साहब ये स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स के बीच का है, फिर गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है? अरे गवर्नमेंट की ड्यूटी सुनेंगे तब पता चलेगा ना आपको। गवर्नमेंट की ड्यूटी सुनेंगे तब पता चलेगा। मेघवाल साहब, अगर स्कूलों के और अभिभावकों के बीच में इतना ही सब कुछ अच्छा होता ना, तो ये सुप्रीम कोर्ट तक की यात्रा सर, नहीं मैं होती। आपको यही बताना चाह रहा हूं, मैंने आपको बोलिए। यही बताया कि राजस्थान सरकार के जितने भी स्कूल है उसके अंदर सभी बच्चों के ऑनलाइन ग्रुप बने हुए हैं, और राजस्थान सरकार के अंदर ऑनलाइन उनको टास्क भी दिया जाता है, असाइनमेंट भी दिया जाता है। सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं आप? मैं निजी शिक्षण मतलब जो सरकारी विद्यालय है उनकी बात कर रहा हूं, और इसके अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स है उसके लिए भी पूरा का पूरा ये SOP है। ये स्कूल क्यों नहीं कर रहे, क्यों बच्चों को क्यों लाना चाहते हैं नहीं कर रहे, आप ही जानते हैं, कहा गया था कि बच्चों दोनों बातें, पेरेंट्स के कंसेंट के बिना बच्चों को बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है मेघवाल साहब, किया जा रहा है। देखिए सुनिए, हम अपनी जगह पे, अरे मेरी बात सुनिए एक मिनट आप। दो तीन पॉइंट हम अपने, समय बहुत कम है, हम अपनी अपनी जगह पर अपने अपने व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं, हम अपने संगठनों की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, लेकिन हम सामान्य नागरिक भी हैं। हम जानते हैं इस बात को, कुमार साहब भले ही खारिज करें, कि स्कूलों में बच्चों को भेजने के पीछे निश्चित तौर पर जो उनका हित छुपा हुआ है वो भी है, बच्चों का हित भी है, तो स्कूल संचालकों का हित है, उसको खारिज नहीं कर सकते आप, वो भी है अपनी जगह पे कहीं ना कहीं। और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा मेघवाल साहब, ये गाइडलाइंस में सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प जारी रहे। जो अभिभावक नहीं भेजना चाहता उसके लिए ये विकल्प खुला रहे, सरकार की तरफ से सुनिश्चित किया जाए कि जो चाहता है उसको ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प दिया जाए, जब तक कोरोना को हम ये नहीं मानते हैं कि चला गया। और चला गया के ऊपर SD शर्मा साहब, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है। सवाल ये है, SD शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही होगी, एक तो कि कोरोना का पहली लहर थी, हाँ पहली जो लहर थी उस लहर में चिंता ज्यादा थी, असर कम था। दूसरी लहर में चिंता भी पीक पर थी और असर भी कितना घातक हुआ वो हम सब लोगों ने देखा। लेकिन उसके बाद वैक्सीनेशन ड्राइव के बाद में हमने ये देखा है कि अब 10, 12, 15 पेशेंट आ रहे हैं रोजाना के, नए इन्फेक्टेड लोग आ रहे हैं। निश्चित तौर पर चिंता की बात है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ ये कहते हैं कि साहब देर सवेर ये वैक्सीनेशन ड्राइव अगर सही तरीके से चलता रहा और लोग अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहे तो ये मलेरिया वायरल जैसा होगा, कभी खत्म नहीं होगा, ना तो कभी खत्म होगा और ना उस तरह की इंटेंसिटी में ये आएगा। क्या ये बात सही है SD शर्मा जी? देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है वो एक बार हर्ड इम्यूनिटी जब आ जाएगी, 60% से ज़्यादा बच्चे और बड़े सब वैक्सीनेट हो जाएंगे, तो इसका प्रकोप हालांकि जैसे साधारण जुकाम खांसी की तरह होगा, लेकिन ये चलता रहेगा, बंद नहीं होगा कभी भी। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये भी एक जनरल इन्फेक्शन की तरह हो जाएगा। जैसे हमारा डेंगू है, डेंगू हो गया, आपने देखा होगा 2000 से चालू हुआ था और वो रेगुलर हर साल अब आ रहा है। मलेरिया आ रहा है बहुत काफ़ी समय से, इन्फ्लुएंजा आ रहा है, स्वाइन फ्लू आ रहा है। उसी तरह से ये भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। अब ये इसमें एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस आते रहेंगे और वैक्सीन भी हमको बदलना पड़ेगा हर बार। जैसे जैसे इसमें जैसे भी डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा प्लस आ रहा है जो और खतरनाक है, तो उनके लिए फिर वैक्सीन अभी तो ये कहा गया है, देखा गया कि यही वैक्सीन जो लग रही है ये इसमें इफेक्टिव अभी, लेकिन पूरे डेटा सामने नहीं है।
कि जो डेल्टा वेरिएंट आ रहे हैं, डेल्टा प्लस आ रहा है, क्या ये जो वैक्सीन है इसकी एंटीबॉडीज उसमें भी काम करेंगी? क्योंकि अभी कुछ स्टडीज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने जो निकाली है उसमें कहा कि एंटीबॉडी जरूरी नहीं है कि वो आपको प्रोटेक्ट करे, इसमें जो टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स हैं, वो बननी चाहिए, और वो बनती है तो वो प्रोटेक्ट रहेगा। अगर इन बच्चों में जब वैक्सीन, मैं समझता हूँ दिसंबर तक चालू हो जानी चाहिए, तो बच्चों को भी जब वैक्सीन लग जाएगी तो फिर डर कम रहेगा और हम भेज सकेंगे स्कूलों में। पर तब तक के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्कूल में जो बाइयां हैं सब वो बिल्कुल सही है सर, कि वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो करें, वो सब कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, और दुआ भी यही करनी चाहिए कि हमको जो हमने एक कदम आगे बढ़ाया है हमको वो कदम वापस नहीं खींचना पड़े। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।